क्वेश्चन is the work done during the expansion of a gas from a volume of 4 cubic decimeter to 6 cubic decimeter against a constant external pressure of 3 atm each. कह रहा कि वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी किसमें तक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम. कह रहा वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम a volume of 4 cubic decimeter to 6 cubic decimeter against a constant external pressure of 3 atm each. 1 liter atmosphere is equal to 101.3 joule. तो वर्डन इन देखिए वर्डन किसके अगेंस्ट में हो रहा है ना, हम लोग जो वर्क निकालते हैं कि अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. तो यहाँ वर्क किसके अगेंस्ट में हो रहा है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. तो वर्ड कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब आइसोबारिक प्रोसेस होगी. तो वर्डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इक्वल टू आपने पढ़ा क्या, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई. तो इक्वल टू क्या हो गया, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितनी है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है कितना, तो ये माइनस थ्री एटीएम फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई, तो 6 क्यूबिक डेसीमीटर माइनस 6 क्यूबिक डेसीमीटर माइनस 4 क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब ये कितनी हो गई, ये आपको हो गया 6 ये माइनस 6 क्यूबिक डेसीमीटर एटीएम हो गया. क्यूबिक डेसीमीटर को हम लोग लीटर भी कहते हैं ना, तो माइनस 6 ये लीटर माइनस 6 लीटर एटमॉस्फेयर. तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितनी, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितनी, तो 101.3 जूल दी गई है. तो इट इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 101.3 जूल. तो ये कितना हो गया, तो 600 वाट, तो 607 या 608 के आसपास रखिए, 608 जूल के आसपास हो गया लगभग. मतलब यहाँ कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगी, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही होगी, तो ये बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगी. ठीक है, और आगे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मिक्स है, वर्क और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कंबाइन करके क्वेश्चंस बना ज़्यादातर पूछे हुए हैं. तो इसलिए आगे न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कस कर देते हैं. ठीक है, इसको आप पहले लिख लीजिए. नाउ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल मतलब अंदर की एनर्जी, सिस्टम के अंदर की एनर्जी. तो हमने कंसीडर कर रखा है एक सिस्टम, सपोज इट इज सिस्टम. ये क्या है, तो एक सिस्टम है. ये क्या है, तो एक सिस्टम के अंदर ये सारे मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं. तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है, तो ये थर्मोडायनामिक का एक फंक्शन है, थर्मोडायनामिक का एक पैरामीटर है, थर्मोडायनामिक का एक पैमाना है. जैसे लंबाई मापने के लिए मीटर है, टाइम मापने के लिए सेकेंड है, उसी तरह से थर्मोडायनामिक के अंदर सिस्टम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मेजर करने का एक पैमाना है. तो इंटरनल एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन विच इज मेजर ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम मॉलिक्यूल. सिस्टम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है, सिस्टम के अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल है उसकी ट्रांसलेशन होगी, उसके कारण एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल की रोटेशन होगी, उसके कारण एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल की, जैसे अगर आपका सपोज ये H2 मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली इसकी क्या होगी, तो ट्रांसलेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ट्रांसलेशन अलॉन्ग द जेड एक्सिस, मतलब ट्रांसलेशन के कारण एनर्जी. ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो रोटेशन के कारण एनर्जी, और ऑब्वियसली एटम के बीच में जो बॉन्ड उसको एक स्प्रिंग की तरह मान लिया जाता है, तो ऑब्वियसली ये वाइब्रेट कर देगा तो वाइब्रेशन एनर्जी. तो ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. तो सिस्टम के अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स है, उसकी सारी तरह की एनर्जी जो जोड़ है वो क्या कहलाती है, तो इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक का एक पैमाना है, थर्मोडायनामिक में यूज होने वाला एक पैरामीटर है जो मेजर क्या करता है, तो ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम मॉलिक्यूल. तो सिस्टम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की सारी एनर्जी का जो जोड़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन है जो मेजर करता है ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू और ई से.
तो यू मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन हो सकती है तो ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशन होगी तो रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन होगी वाइब्रेशन एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, तो ट्रांसलेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल की रोटेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन एनर्जी, इन सबको जोड़ दीजिए तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल यू और कैपिटल ई से। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, याद रखेंगे इंटरनल एनर्जी मतलब ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ सिस्टम मॉलिक्यूल, ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ सिस्टम मॉलिक्यूल, सिस्टम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की सारी एनर्जी का जो जोड़ होता है, मतलब मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन एनर्जी, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, कहेंगे जी मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशन है वो इंक्रीज कर जाएंगी, मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन इंक्रीज कर जाएंगी, मॉलिक्यूल की रोटेशन इंक्रीज कर जाएंगी, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएंगी। तो टेम्परेचर चेंज करने से मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन, अगर मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन चेंज कर जाती है, मॉलिक्यूल की रोटेशन चेंज कर जाती है, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन चेंज कर जाती है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूल की रोटेशन बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन है, फंक्शन मतलब प्रतिचित्रण है, मतलब डिपेंडेंट है किसके ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। इंटरनल एनर्जी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब सिस्टम का अगर आप सब कुछ चेंज करिए, टेम्परेचर मत चेंज करिए, सब कुछ चेंज करिए लेकिन प्रेशर चेंज मत, सॉरी टेम्परेचर चेंज मत करिए, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर चेंज करें इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटाने से इंटरनल एनर्जी घट जाती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस, एक मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी होती है, कहते हैं कि एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इंटू हाफ के टी। एक्चुअली ये आया कहाँ से है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जैसे अगर आप कोई मोनोएटमिक मॉलिक्यूल ले लीजिए, अगर ये मोनोएटमिक गैस का मॉलिक्यूल है तो इसका क्या होगा, तो आपने पढ़ा है गैस स्टेट में एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांस मतलब रेखीय गति के कारण जो एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है, जहाँ पर k क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो R/Na होती है। तो एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है। कैसे, तो इस 3/2 kT को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस के कारण हाफ kT, एक ट्रांसलेशन अलोंग द वाई एक्सिस के कारण फिर हाफ kT, और एक ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सिस के कारण हाफ kT। मतलब एक मॉलिक्यूल के पास जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है, इसे इक्वली क्या करा गया, तो तीनों एक्सिस के अलोंग डिवाइड कर दिया गया। एक एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ kT, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन एनर्जी हाफ kT, और तीसरा जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के हाफ kT की जो रोटेशन होगा, तब अगर एक एक्सिस के रोटेशन होगा तो उसके कारण भी हाफ kT, एक और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन होने लगा तब उसके कारण भी हाफ kT, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन होने लगा तब उसके कारण भी हाफ kT, जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन होने लगा तो उसके कारण भी हाफ kT। मतलब तो इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब 1 डिग्री फ्रीडम के कारण कितनी एनर्जी होगी, हाफ kT, 1 डिग्री फ्रीडम के कारण कितनी एनर्जी होगी, हाफ kT। 1 डिग्री मॉलिक्यूल का अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो उसके कारण एनर्जी हाफ kT, तो कम से कम तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होता ही है। मतलब एक ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग द वाई एक्सिस और ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सिस। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो हाफ kT, याद रखना है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितनी एनर्जी, हाफ kT, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितनी एनर्जी, हाफ kT। तो अगर कोई मॉलिक्यूल उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो उसके कारण कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो f इंटू हाफ kT। मतलब एक तो इंटरनल एनर्जी क्या है, तो ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूल का जो इंटरनल एनर्जी किसके कारण होता है, ट्रांसलेशन के कारण, रोटेशन के कारण, वाइब्रेशन के कारण। तो ट्रांसलेशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्वियसली 3 होता है, जैसे ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग द वाई एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सिस। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है तो इंटरनल एनर्जी 3/2 kT हो जाएगी, अगर 5 है तो 5/2 kT हो जाएगा, अगर 7 है तो 7/2 kT हो जाएंगे। तो सिंपली इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस एज U इज इक्वल टू F इंटू हाफ kT। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, बताया नहीं फर्स्ट क्लास नहीं सेकेंड क्लास में बताया था।
वीडियो लेक्चर 1 वीडियो 2 में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा वो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच अ मॉलिक्यूल पासेस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, डायटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, पॉलीएटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होती है। और बेसिक उसमें हमने एक्चुअली क्या किया था, तो रोटेशन के कारण एक जो डायटमिक में एक एक्सिस जो पास कर रहा होता मॉलिक्यूल के सेंटर से, उसके कारण जो रोटेशन का एनर्जी होती है उसको इग्नोर कर देते थे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉलिक्यूल की ऑलमोस्ट 0 हो जाती थी। तो सिंपली याद रखने के लिए बोले डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को जो लेवल में पढ़ना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटमिक गैस 3, डायटमिक गैस के लिए 5 और पॉलीएटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, तो 7 होती है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस F इंटू हाफ KT की ये हाफ KT कहाँ से है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्व पार्टीशन ऑफ एनर्जी से, कि एक एक्सिस के अलॉन्ग मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ KT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण एनर्जी कितनी होगी, हाफ KT। तो अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके कारण एनर्जी कितनी, तो हाफ F इंटू हाफ KT। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एक मॉलिक्यूल इतनी हुई, तो अगर 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मतलब कितना, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल मतलब Na मॉलिक्यूल के कारण कितना हो जाएगा, तो Na इंटू F इंटू 1/2 K इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका मतलब होता है R/Na इंटू T। तो यहाँ से Na कैंसिल हो गया, K मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट मतलब R/Na, तो Na कैंसिल मतलब F/2 RT। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल कितना हुआ, तो F/2 RT। तो अगर तो एक मोल मॉलिक्यूल के इंटरनल एनर्जी F/2 RT, एक मोल मॉलिक्यूल के इंटरनल एनर्जी कितना, तो F/2 RT, एक मोल मॉलिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी कितना, तो F/2 RT। तो अगर n मोल है तो n इंटू F/2 RT। अगर आपका गैस मोनोएटमिक गैस है तो मोनोएटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो 3। तो मोनोएटमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, n मोल मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी कितना होती है, n इंटू 2 RT। अगर डायटमिक गैस होता तो उसके कारण इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो n इंटू 5/2 RT। 7 होता तो n इंटू 7/2 RT हो जाता। तो ये है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन विच इज मेजर ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। सिस्टम के अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल है उसकी ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, तो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेंगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस बाय दिस, मतलब एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, F इंटू हाफ KT। मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एनर्जी होता है हाफ KT, तो F पर F इंटू हाफ KT। ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल कितना, तो ये F/2 RT। n मोल मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी n इंटू F/2 RT। ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, n मोल ऑफ मोनोएटमिक गैस कितनी, तो n इंटू 3/2 RT। F की जगह पर यहाँ पर कितना, मोनोएटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, मोनोएटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो n इंटू 3/2 RT। ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम सारे गैसेस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली ऑब्वियसली जैसे आप डायटमिक ही ले लेते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली 5 मानते हैं, यानी 5 मानते हैं, जबकि एक ऐसी एक्सिस जो मॉलिक्यूल के डायटमिक मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करता होता है उसके कारण हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को इग्नोर कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इंटरनल एनर्जी की, जैसे एक्चुअली क्या है, अप्रोक्सीमेशन। तो पहले इसको लिखिए, है ना। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चूंकि इंटरनल एनर्जी का स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर। इंटरनल एनर्जी क्या, तो स्टेट फंक्शन है, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। इसीलिए जो चेंज इन एनर्जी हो गया, डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो अगर चेंज इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर चेंज इंटरनल, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा जाए तो कितनी होगी, तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी तो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो बेसिक शुरुआत में जितनी अगर टेम्परेचर अभी ऑब्वियसली जैसे मोनोएटमिक गैस का इंटरनल बता रहे थे n मोल मोनोएटमिक n 3/2 nRT, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 3 nRT माइनस 3/2 nRT, मतलब कितना, तो 0 हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी अगर आप चेंज करेंगे, टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कितनी हो जाएगी, तो 0 डिग्री 0 हो जाएगी। नाउ इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मत वह प्रॉपर्टी जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मत वह प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अमाउंट पर डिपेंड करता है, मतलब एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव होती है। मतलब अगर अमाउंट जोड़ते जाएंगे, अमाउंट डालते जाएंगे, तो अगर सिस्टम के अंदर अमाउंट आप डालते जाएंगे तो क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अमाउंट अगर ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी एसोसिएट हो जाएंगी। अगर अमाउंट कम रखेंगे तो कम इंटरनल एनर्जी होंगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा के ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी की ना तो क्रिएशन होती है ना तो डिस्ट्रक्शन होती है, सिर्फ ये क्या करता है, तो अपने फॉर्म को चेंज करता है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार एनर्जी की ना तो क्रिएशन होती है ना तो डिस्ट्रक्शन होती है, सिर्फ ये अपने फॉर्म को चेंज कर लेगा। मतलब अगर हीट देंगे तो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज कर जाएगा, या कि जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इंटरनल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज देयर फॉर्म। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो इसके सिद्धांत के अनुसार एनर्जी की ना तो क्रिएशन होती है ना तो डिस्ट्रक्शन होती है, ये सिर्फ क्या करता है, तो अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। तो जैसे हमने कॉन्सिडर कर रखा है एक सिस्टम, वी हैव कॉन्सिडर्ड ए सिस्टम, हमने कॉन्सिडर कर रखा है क्या, तो एक सिस्टम। तो अगर Q क्या है, तो अमाउंट ऑफ इट गिवन इनटू द सिस्टम है। Q क्या है, तो अमाउंट ऑफ इट गिवन इनटू द सिस्टम है। Q अमाउंट ऑफ हीट है जो सिस्टम को हमने दिया। तो अगर Q अमाउंट ऑफ हीट गिवन इनटू द सिस्टम, तो अगर इस सिस्टम को आपने हीट दिया तो गई कहाँ, तो हीट कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गई होगी, कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन के चेंज में यूज हो गया होगा। तो अगर Q अमाउंट ऑफ हीट गिवन इनटू द सिस्टम है, W वर्क डन बाय द सिस्टम है, और डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। Q अमाउंट ऑफ हीट गिवन इनटू द सिस्टम, W वर्क डन बाय द सिस्टम, और डेल्टा U क्या है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार जो हीट आपने दिया वो गए कहाँ, जो हीट आपने दिया वो कहाँ पर गया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ध्यान रखें, केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम लिया जाता है निगेटिव, केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम लिया जाता है निगेटिव। इससे Q इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो माइनस W प्लस डेल्टा U। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो माइनस W प्लस डेल्टा U। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इस प्रिंसिपल के अनुसार एनर्जी न तो क्रिएट होती न तो डिस्ट्रॉय होती, सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करता है। तो अगर Q अमाउंट ऑफ इट गिवन इनटू द सिस्टम है, W वर्क डन बाय द सिस्टम है, डेल्टा U चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, देन फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो माइनस W प्लस डेल्टा U। ठीक है, तो लिखे पहले से। तो एक क्वेश्चन है, piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly मतलब slowly from 50 milliliter to 375 milliliter at constant temperature 37 डिग्री सेल्सियस। एक सिस्टम है जो एक्सपैंड करता है, एक सिस्टम है सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है जो एक्सपैंड करता है, एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है जो एक्सपैंड करता है रिवर्सिबली। सिस्टम के अंदर 0.04 मोल सब्सटेंस की एक्सपैंड करता है रिवर्सिबली फ्रॉम 50 मिलीलीटर, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, तो 50 मिलीलीटर है, और फाइनल वॉल्यूम कितनी है, तो 375 मिलीलीटर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर कितना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दें, हम लोग टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 जोड़ दीजिए, 273 प्लस 37 केल्विन मतलब 310 केल्विन। करेज इट डज सो, ये सिस्टम जो ऐसा करता है तो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट। ये सिस्टम अगर ऐसा करता तो क्या करता है, तो हीट एब्जॉर्ब करता है कितना,
तो 208 जूल, मतलब प्लस, ध्यान दीजिए कोई सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगी, तो हीट गिवन इनटू द सिस्टम टेकन पॉजिटिव, मतलब प्लस 208 जूल। एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ एनर्जी। कह द वैल्यूज ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस इज, कह इस प्रोसेस के लिए Q और W की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन कैसे, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने पढ़ा है कि जो डेल्टा U होती है, जो चेंज इन एनर्जी क्या होती है, तो जीरो। जस्ट आपको मैं बता रहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा U होती है, जो चेंज इन एनर्जी होती है, वो क्या होती है, तो जीरो होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा U होती है, वो क्या होती है, तो जीरो होती है। तो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तब यहाँ पर हम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेंगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हैं जो Q हीट गिवन इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम एंड माइनस W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है, तो प्लस 208 जूल हो गई, माइनस W, यहाँ चेंज इन एनर्जी कितना, तो जीरो, इसे W इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये W इज इक्वल टू होगी माइनस 208 जूल। तो यहाँ पर Q की वैल्यू प्लस 208 जूल और डेल्टा U जीरो और W माइनस 208 जूल। तो Q की वैल्यू कितना, तो 208 जूल और W की वैल्यू कितना, तो माइनस 208 जूल। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ डी सही ऑप्शन हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये मत सोचिएगा कि वर्क वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, मतलब इसमें चेंज इन एनर्जी क्या होगी, तो जीरो होगी। ठीक है, तो लिखिए भले से। तो आज का ये लास्ट एक क्वेश्चन कर देते हैं। जे एडवांस 2014 में पूछा है। क्वेश्चन है, कैन आइडियल गैस in a thermally insulated vessel at internal pressure P1, volume V1 and temperature T1 expands irreversibly against zero external pressure as shown in the diagram। करेक्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटरनल प्रेशर है P1 V1, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 T1 और एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ क्या है, तो जीरो है, ये है। करेक्ट, ये एक्सपैंड करता है इरिवर्सिबली, एक्सपैंड करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर टू फाइनल वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2। करेक्ट, आइडियल गैस इन ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल। करेक्ट, थर्मली इंसुलेटेड वेसल है। थर्मली इंसुलेटेड मतलब न बाहर की हीट अंदर जाएंगी न अंदर की हीट बाहर आएंगी। तो करेक्ट, आइडियल गैस इन ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल एट इंटरनल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1 एक्सपैंड्स इरिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, तो जीरो, एक्सपैंड करता है अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर एज शोन इन द डायग्राम। The final pressure, volume and absolute temperature of the gas are P2, V2 and T2 respectively। For this expansion, करें इस एक्सपेंशन के लिए कौन सी ऑप्शन सही होगी। जी एडवांस 2014 में पूछा है, मोर देन वन चॉइस करेक्ट है। तो ध्यान दिया, थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ थर्मली इंसुलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, थर्मली इंसुलेटेड इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ थर्मली इंसुलेटेड इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ Q, यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो गई, तो जीरो, मतलब हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या हो गई, तो जीरो हो गई। तो ये थर्मल इंसुलेटेड मतलब यहाँ Q की वैल्यू क्या हो गई, तो जीरो हो गई। नाउ फ्रॉम, अब देर देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन तो हो रही है, यहाँ एक्सपेंशन तो हो रही है, एक्सपेंशन तो हो रही है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, तो जीरो है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV इंटीग्रेट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, तो ये जीरो है, इससे वर्क क्या हो जाएंगी, तो जीरो हो जाएंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे जी Q इज इक्वल टू माइनस W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ Q जीरो, ये डेल्टा U जीरो, मतलब यहाँ पर डेल्टा U भी क्या हो गई, तो जीरो हो गई। मतलब इसका मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होगी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी तो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, अगर जितना इंटरनल एनर्जी शुरू है उतना इंटरनल एनर्जी फाइनल है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो गई, तो फाइनल टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर T1 इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये T2। यहाँ कौन सी ऑप्शन हो रही है, तो Q इज इक्वल टू जीरो, T1 इज इक्वल टू T2 ऑब्वियसली। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और देखिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ऑब्वियसली यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन से जाइए तो PV इज इक्वल टू NRT,
पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी होगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये पी वन पी वी अपॉन टी इज सॉरी पी वी इक्वल टू क्या हो गई, यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ एक्सपेंशन तो हो रही है, एक्सपेंशन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या है तो कांस्टेंट है कि कैसे कांस्टेंट है टेम्परेचर। और बेसिक थर्मल इंसुलेटेड मतलब क्यू जीरो हो गया आपका। और बेसिक अगर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लगे और बेसिक थर्मली इंसुलेटेड मतलब क्यू जीरो, और बेसिक फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तो वर्क भी जीरो, मतलब डेल्टा यू जीरो, मतलब इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर क्या है तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ तो पीवी कांस्टेंट हो गई। पीवी कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगी। मतलब जिस बनते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रही है तो Q इक्वल टू जीरो, T2 इक्वल टू T1 और P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये तीनों ऑप्शन सही हो। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से प्रॉब्लम लगाएंगे, अगले क्लास में भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो के लिए आप बेसी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल को बजा दीजिए, है ना। तो आज रहने देते हैं। ओके, बाय।